नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कीटोरोलैक दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल्स के बारे में कि किन कंडीशंस में आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है और इस दवाई को लेने के बाद में क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कीटोरोलैक दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग पेन में किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को दर्द होता है तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये दर्द हड्डियों में हो सकता है, सर में हो सकता है या फिर कहीं चोट लगी है उसमें भी हो सकता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो होता है दांत के दर्द में। दांत के दर्द में कीटोरोलैक दवाई का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और दोस्तों ये जो दवाई होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है दांत के दर्द में। दोस्तों, अगर बात करें कि ये दवाई किस तरीके से हमारे शरीर पर काम करती है तो दोस्तों ये दवाई NSAIDs होती हैं। दोस्तों, ये जो सारी जानकारी मैं बोल रहा हूँ वो बीच बीच में आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगी, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। तो दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो NSAIDs होती हैं, जिसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो इन्फ्लामेशन को कम करके दर्द में आराम देती है। और दोस्तों, ये दवाई एक पर्टिकुलर एक एंजाइम होता है हमारे शरीर में, साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसे कॉक्स भी बोला जाता है। तो कॉक्स जो होता है दोस्तों वो एक मेन रीज़न होता है दर्द को बढ़ाने का, जो कि हेल्प करता है एरिकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करने में थ्रोम्बोक्सिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर प्रोस्टासाइक्लिन्स में। और दोस्तों, ये जो एंजाइम्स होते हैं थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स, ये दर्द को बढ़ाते हैं। तो साइक्लोऑक्सीजनेज जब इनिबिट हो जाता है तो ये वाले एंजाइम भी इनिबिट हो जाते हैं इसके साथ साथ। तो दोस्तों, ये था इसका मेन मैकेनिज्म कि ये किस तरीके से दर्द में आराम देती है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई को इन सभी कंडीशंस में उपयोग में नहीं लेना होता। दोस्तों, यदि पहले किसी को एलर्जी हुई है दूसरी दर्द की दवाइयों से या फिर एस्पिरिन से या फिर NSAIDs से, तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये दवाई भी आपको एलर्जी करे। और दोस्तों, यदि किसी को एक्टिव ब्लीडिंग है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता, क्योंकि दोस्तों ये दवाई खून को पतला करती है, तो हो सकता है कि जो ब्लीडिंग है वो रुके ना। और दोस्तों, यदि किसी को पेरी ऑपरेटिव पेन है सर्जरी की वजह से, और वो भी CABG सर्जरी की वजह से, जो कि दोस्तों हार्ट की सर्जरी होती है, तो इस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। और दोस्तों, इसके साथ साथ यदि किसी को हार्ट डिजीज़ है तो भी इस दवाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता। इसके अलावा यदि किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर रिनल डिजीज़ है या फिर किडनी की डिजीज़ है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यदि किसी ने इस दवाई को उपयोग में लिया है तो उसमें हेडेक भी देखने को मिलता है और डिजीनेस, टिनिटस और शरीर में सूजन या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और पेट से रिलेटेड, जैसा कि एसिडिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर क्रेटिनिन लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है या फिर रैशेस हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, लेकिन किसी किसी पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, अडल्ट्स में अगर बात करें ओरली, मुंह के द्वारा इस दवाई को यदि आप ले रहे हैं ओरली, तो इसकी डोज 20 mg स्टार्टिंग डोज होती है। उसके बाद में 10 mg हर 6 घंटे में इसकी जो डोज है वो ले सकते हैं। और दोस्तों, मैक्सिमम जो है पर डे के हिसाब से डोज की अगर बात करें तो 40 mg टोटल डोज पर डे के हिसाब से इसकी रह सकती है। और दोस्तों, यदि रिनल इम्पेयरमेंट है तो इसकी जो डोज है वो हम घटा सकते हैं। और दोस्तों, इसका उपयोग IV भी किया जाता है, इसका मतलब डायरेक्टली ब्लड में इसको भेजा जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 120 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो मार्केट में 10 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं 15 mg पर ml के और 30 mg पर ml के इंजेक्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में मॉनिटर करना ज़रूरी है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या फिर जो ब्लड काउंट है वो भी मॉनिटर कर सकते हैं, और पेन कितना कम हुआ या ज़्यादा हुआ
उस हिसाब से इसको जो मॉनिटर करना ज़रूरी है। इस दवाई के बारे में एक बात याद में रखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो डोज़ है वो 5 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक दवाई उपयोग में नहीं ली जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा दर्द को कम करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हो सकता है इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। देखिए दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो पेट से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो एसिडिटी जो है पेट में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है यदि हम और दूसरी दर्द की दवाइयों के साथ में इसको ले रहे हैं तो। और जो ब्लीडिंग का जो चांस है, यदि और देखिए दोस्तों, मैंने पहले बताया कि खून पतला कर सकती है ये दवाई, तो दूसरी खून पतला करने की दवाइयाँ यदि आपके चल रही हैं तो इस दवा को का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो ब्लीडिंग का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और इसके अलावा यदि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं या फिर और दूसरी दवाइयाँ चल रही हैं जो कि इसके साइड इफ़ेक्ट को बढ़ा सकती हैं, तो आप इसलिए इस दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों, ये था कीटोरोलैक दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।